हेलो एवरीवन, दिस साइड गोविंद। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये CMA फाइनल का पेपर नंबर 16 है, जो कि है डायरेक्ट टैक्स का। सब्जेक्ट का नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये CMA फाइनल का पेपर नंबर 16 है, ठीक है। इसमें एक चैप्टर है रिटर्न ऑफ इनकम, तो उसी चैप्टर के बारे में आज मैं बात करूंगा। उसी चैप्टर को मैं आज पढ़ाऊंगा, जो कि स्टडी नोट नंबर 3 में दिया हुआ है। इसमें है कि रिटर्न ऑफ इनकम, जो भी एसएससी होते हैं वो अपने रिटर्न को कैसे फाइल करते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म है रिटर्न का, तो कौन सा बंदा कौन सा फॉर्म फाइल करेगा उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो अगर मैं देखूं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैं इस वीडियो में, इस चैप्टर में मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। पहले जो ये वाला जो वीडियो है, इसमें मैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 मैं यही वाला डिस्कस करूंगा। बाकी जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट और जो इसका फाइनल जो पार्ट होगा, उसमें बाकी के जो भी यहाँ पे कंटेंट दिए हुए हैं मैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें पहले कि 3.1 में क्या दिया हुआ है? 3.1 में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस चैप्टर का, और 3.2 में फॉर्म्स दिए हुए हैं, उसके बाद मोड दिए हुए हैं कि कैसे रिटर्न को फाइल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम लिमिट दिया हुआ है। फिर उसमें दिया हुआ है कि फी, अगर कोई बंदा अगर डिफॉल्ट कर देता है रिटर्न को फाइल करने में, तो कौन सा फी उसको देना होगा, कितना फी देना होगा, और यही मैं बात करूंगा इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, क्या इसमें इंट्रोडक्शन। अब पहले हम करेंगे कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है। यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न ऑफ इनकम, है ना। अब रिटर्न ऑफ इनकम के फॉर्म देखोगे ना, तो फॉर्म यहाँ पे बहुत सारे हैं। फॉर्म यहाँ पे 7 टाइप्स के फॉर्म दिए हुए हैं, है ना। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 एंड ITR 7, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कहता है कि एवरी पर्सन बीइंग अ कंपनी और अ फर्म, या तो वो कंपनी हो या फर्म हो, और बीइंग अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म, या वो कंपनी हो, मतलब कह रहा है कि बीइंग अ पर्सन। अब ये पर्सन की बात कर रहा है, तो कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 में कि अ पर्सन किसको बोलते हैं। तो पर्सन यहाँ पे 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, HUF आता है, कंपनी आता है, फॉर्म आता है, और AOP हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BY हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये होते हैं, इस 7 टाइप्स के जो होते हैं ये पर्सन होते हैं। तो पहला जो इसने बोला कि या तो कंपनी हो या फर्म हो, या फिर उसके अलावा कोई भी और पर्सन हो, मतलब कंपनी और फर्म के अलावा बाकी 7 में से कोई भी हो, अदर देन कंपनी एंड फर्म, इफ हिज टोटल इनकम, जो भी इनका टोटल इनकम है, जो ये 54, 54D, 54EC, 54F, ये जो भी सेक्शन दिए हुए ना, ये कैपिटल गेन के सेक्शंस हैं, ठीक है। ये सेक्शन 54 से लेके और 54 और ये जो भी है 50GB का, ये सारे जो सेक्शंस हैं वो कैपिटल गेन के सेक्शन है। और एक क्या दिया हुआ है, चैप्टर 6A, जिसमें आप लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं 80C से 80U का, ठीक है। तो ये जो भी है, इनको लेने के पहले क्या कह रहा है कि टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल अंडर दिस एक्ट, इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट। बिफोर गिविंग इफेक्ट का मतलब कि ये जो भी यहाँ पे एग्जामिशन या फिर जो भी यहाँ पे डिडक्शन दिए हुए हैं, इनको छोड़ के, इनको आपको क्लेम करने के पहले, जो भी अगर आपका इनकम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर exceeded the maximum amount which is not chargeable to income tax. That means कि उसको क्लेम करने के पहले अगर आपका इनकम एक्सीड करता है
जितना जो, जैसा कि मैंने, अगर आप देखोगे तो अगर इंडिविजुअल की बात करें तो उनके लिए स्लैब रेट दिया होता है कि स्लैब रेट है कि उनका इनकम जो है अगर इतना हुआ और 3 लाख से 3 लाख से ज्यादा हो गया, 5 लाख से ज्यादा हो गया, तो उनके लिए एक रेट दिया हुआ है स्लैब रेट में, उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो मैंने उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि उसका स्लैब रेट क्या है। तो अगर आपको उसको देखना हो तो मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाके देख लो। तो यही क्या कहता है ये कि अगर प्रीवियस ईयर में जो भी मैक्सिमम अमाउंट जो कि इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है, अगर उसको वो एक्सीड करता है तो क्या करना होता है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट के पहले एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इनकम टैक्स में फर्निश करना पड़ता है, क्या, रिटर्न फाइल करना पड़ता है उस इनकम पे, ठीक है, जो कि सेक्शन 139(1) में वो रिटर्न को हमें फाइल करना पड़ता है। तो यही इंट्रोडक्शन में यही है कि हमें अगर इनकम आपका जो कि स्लैब रेट है उससे अगर ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये जनरल रूल है, ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 का जनरल रूल है कि जब भी आपका इनकम अगर स्लैब रेट के जो भी स्लैब रेट है या फिर जो भी अगर कंपनी या फिर फॉर्म है तो उनके अकॉर्डिंग, जैसा कि है, तो कंपनी या फिर फॉर्म का तो कोई वो नहीं है, उनका कोई स्लैब रेट नहीं होता, उनका तो जैसा भी अगर उनका इनकम हुआ उस पर 30% के अकॉर्डिंग 30% 25%। और जो नया जो सेक्शन आया हुआ है 115B AB AA उसके अकॉर्डिंग जो भी रेट है जो कि तो 25%, 22%, 15%, जैसा भी उनका रेट है उनके अकॉर्डिंग उनको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कंपनी या फिर फॉर्म के अलावा जो पर्सन होते हैं उनके लिए जो भी स्लैब रेट्स होते हैं उनको उस स्लैब रेट के जो इनकम है जो कि इनकम टैक्स में चार्जेबल नहीं है, अगर उस इनकम को क्रॉस करता है, उसको अगर एक्सीड करता है तो उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शन। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये तो लिमिट हो गया कि अगर हमारा इनकम एक्सीड कर रहा है जब भी हमको फाइल करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनका इनकम कुछ भी हो, उनको कंपल्सरीली रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। अब वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। क्या कहता है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, बिंग रेजिडेंट। अब ये रेजिडेंट वर्ड आया, रेजिडेंट का मतलब क्या, जब आप टैक्स निकालते हो ना तो टैक्स में आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है रेजिडेंट का। अब रेजिडेंट अगर आप देखोगे तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में बताता है, रेजिडेंट का मतलब बताता है कि रेजिडेंट किसको बोलते हैं हम। सेक्शन 6 में एक सेक्शन है, उसमें है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। उसमें बेसिक रूल दिए हुए हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, अभी पर्सन में तो सारे आ जाते हैं, लेकिन मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए इनकम टैक्स ने एक सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 6 को। उस सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर कोई बंदा है, अगर इंडिया में 182 डेज अगर इंडिया में रहता है तो हम उसको रेजिडेंट बोल देते हैं नॉर्मली। उसमें एक और दिया हुआ है कि अगर 182 डेज नहीं है, लेकिन क्या है कि वो मिनिमम 60 डेज के लिए इंडिया में है और वो पिछले के जो भी 4 इयर्स है उसके इमीडिएट 4 इयर्स में मिनिमम 365 डेज अगर वो इंडिया में रहता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो रेजिडेंट है, ठीक है। तो ये रेजिडेंट हो गया, ये रेजिडेंट का मैंने मतलब बता दिया, ठीक है। दूसरा है कि इसने बोला क्या है, बिंग रेजिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये फिर कह रहा है कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, अब उसी सेक्शन 6 में एक और सब सेक्शन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। उसमें क्या बोलता है, उसमें वो बोलता है कि जो भी रेजिडेंट बंदे होते हैं ना, जो उस सब सेक्शन में 2 लिमिट दिए हुए हैं, 2 कंडीशन दिए हुए हैं, अगर उस कंडीशन को आप सेटिस्फाई करते हो तब आपको बोला जाता है रेजिडेंट, बोला जाता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करते हो तो वो उसको बोला जाता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो क्या बोलता है, बिंग रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसको छोड़ के शैल फर्निश अ रिटर्न, उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन ड्यू डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम, इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम
और लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब आप कहोगे कि इनकम का तो हमने सुना है कि इनकम का हम फाइल करते हैं रिटर्न, लेकिन हम लॉस का भी रिटर्न फाइल करते हैं। तो हाँ जी, इनकम टैक्स में इसी में अब जो दूसरा वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि लॉस इनकम क्या होता है, लॉस रिटर्न क्या होता है। उस लॉस रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। अगर आप उसको फाइल नहीं करते हो तो आपको बहुत सारे डिडक्शन जो होते हैं उसको आप क्लेम नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो उसी को ये क्या बोल रहा है कि रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव, क्या कह रहा है ये, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इज टोटल इनकम, कह रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इज टोटल इनकम नॉट एक्सीडेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। कह रहा है कि ये मैंडेटरी है, ये आपको ऐसा नहीं है कि आपका लिमिट चेक करेंगे हम कि आपका इनकम कितना है। आपका इनकम कितना भी हो उसके बावजूद भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया है कि इसको कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये जो बंदे होते हैं उनको कंपल्सरीली अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब ये कौन से लोग होते हैं इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि इफ ही होल्ड्स मतलब कि वो रख, अगर वो इफ ही होल्ड्स एज अ बेनिफिशियल ऑनर, या तो वो एक बेनिफिशियल ऑनर हो। अब ये बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है तो उसका डेफिनेशन उसने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ये इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि किसी एसेट का अगर हम बेनिफिशियल ऑनर बोल रहे हैं तो मतलब कि कोई अगर इंडिविजुअल है जिसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ उसने कंसिडरेशन पे किया हो। क्या मतलब कि उसने कुछ कंसिडरेशन पे किया हो उस एसेट के लिए जिसका वो फ्यूचर में बेनिफिट लेना चाहता हो। ठीक है, तो उसको हम बेनिफिशियल ऑनर बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि होल्ड्स एज अ बेनिफिशियल ऑनर और अदरवाइज एनी एसेट, कोई भी एसेट हो इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब कोई मतलब सिंपली मतलब ये है इसका कि अगर कोई एसेट मतलब इंडिया के बाहर है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको भी कंपल्सरी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और अगर वो नहीं है या फिर उसका एक और चीज है, ये तो एसेट की बात हो गई। दूसरा है कि कोई उसका अकाउंट है, उसका फॉरेन में उसका कोई अकाउंट है, उस अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी है, इसके पास उस अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी है, तो अब भी उसको कंपल्सरी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है कि इज अ बेनिफिशियरी। अब ये पहले में क्या बोला था इसने, पहला इसने बोला था बेनिफिशियल ऑनर, यहाँ पे बोल रहा है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियल ऑनर में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि बेनिफिशियल ऑनर जो है ना वो पैसे पे कर रहा है और बेनिफिशियरी का मतलब है कि वो उसका बस बेनिफिट ले रहा है, वो उसने पैसे पे नहीं करे। बेनिफिशियरी इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एसेट मीन्स एन इंडिविजुअल who derives benefit from the asset during the previous year। क्या कह रहा है कि उसने उस एसेट से बेनिफिट लिया हुआ है जबकि उसने कोई कंसिडरेशन, कोई पेमेंट नहीं करी। ठीक है, कह रहा है कि द कंसिडरेशन फॉर सच एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर पर्सन, मतलब कि उस बेनिफिशियरी के अलावा जो बंदे हैं किसी ने पेमेंट करा होगा, किसी ने उसका कंसिडरेशन पे किया होगा। तो बेनिफिशियरी का मतलब कि सिंपली जैसे कि कोई बंदा रह रहा है, किसी ने किराए का मकान लिया हुआ है, तो जो बंदा उसमें रह रहा है उस रूम में, जो टेनेंट है वो बेनिफिशियरी है। तो उसी को बोल रहा है कि वो बेनिफिशियरी ऑफ एन एसेट जो कि आउटसाइड इंडिया है ना, जो इंडिया के बाहर है, तो उसको भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपल्सरली किसको रिटर्न फाइल करना है उसके बारे में है। अब ये तो दो चीजें थी, कुछ और भी लोग होते हैं जिनको अपना रिटर्न कंपल्सरली फाइल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में क्या बोला है इसने, मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ हायर वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर वो बंदा अपना जो ट्रांजेक्शन है उसका ट्रांजेक्शन का वैल्यू ज्यादा है, अगर उसका ट्रांजेक्शन का वैल्यू ज्यादा है तो उसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसके बारे में दिया गया है 7th प्रोविजो या प्रोवाइजो बोल लो ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। अभी इसका प्रोवाइजो क्यों है
क्योंकि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 जो है वो जनरल रूल था कि अगर इनकम एक्सीड कर रहा है या फिर अगर कंपनी फॉर्म के अलावा किसी का अगर उसका एक्सीड कर रहा है एग्जम्पशन लिमिट से, तब उसको रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है, तो जब मैंडेटरी है तो यहाँ पे उसको रिटर्न फाइल करना ही करना है, इसलिए इसने इसको यहाँ पे प्रोविजो बोला है। ठीक है, अ पर्सन अदर देन फॉर्म एंड कंपनी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न एज पर अफोरसेड प्रोविजंस एंड हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वही कह रहा है जो ऊपर दिए गए हैं उसके अलावा जो हैं उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कंपलसरी। वो कौन कौन से हैं? या तो उन्होंने डिपॉजिट करा हुआ है 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा उसने डिपॉजिट करा हुआ, कहाँ पे? अपने करंट अकाउंट में। अगर उसने अपने 1 करोड़ से ज्यादा अपने करंट अकाउंट में कुछ अगर डिपॉजिट करा हुआ है, तब भी उसको अपना रिटर्न जो है कंपल्सरी फाइल करना पड़ता है। ये पहला था। सेकंड क्या है कि उसने 2 लाख से ज्यादा, एक्सीडिंग 2 लाख से ज्यादा उसने एक्सपेंडिचर करा हो, हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 lakhs फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। किसी के लिए भी अगर 2 लाख से ज्यादा अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। लेकिन अब पूछोगे एक्सपेंडिचर किस चीज का, तो एक्सपेंडिचर फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने का। अगर फॉरेन कंट्री में वो ट्रैवल कर रहा है बंदा, तब उसको अगर उसने अपने लिए खुद कर रहा है या फिर कोई और बंदा जा रहा है उसके लिए अगर वो 2 लाख से ज्यादा का अगर खर्चा कर रहा है तो उसको भी कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, एक और चीज है कि अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर उसने 1 लाख से ज्यादा का अगर उसने एक्सपेंस करा हुआ है, तब भी उसको कंपल्सरीली फाइल करना पड़ता है अपना रिटर्न। ठीक है, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये है। और फुलफिल सच अदर कंडीशन में अगर कोई और हो तो अभी उसने अगर हो सकता है कोई और नया अगर आ गया, गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई कर दिया कि ये इन बंदों को भी कंपल्सरी फाइल करना पड़ेगा, तो उसके लिए इन्होंने एक अलग सा खोल कर रखा हुआ है कि इसको चाहे तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे जब आएगा। जब अभी तो कोई है नहीं, अभी तो इतना ही है। ठीक है, कह रहा है कि शैल फर्निश रिटर्न ऑफ हिज इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एंड सेटिंग फॉर सच अदर पर्टिकुलर्स एज मी प्रिस्क्राइब। उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ड्यू डेट के पहले। ये उन्होंने बता दिया कि इनके केस में मैंडेटरी है। ठीक है, अब ये तो बता दिया कि रिटर्न फाइल करना है। अब ये बताओ भैया कि रिटर्न हमें कैसे फाइल करना है, हम कैसे फाइल करेंगे रिटर्न? रिटर्न का मतलब क्या है? तो रिटर्न का मतलब है कि रूल 12 बताता है, रूल 12 कुछ फॉर्म को बताता है कि डिफरेंट एसएससी को कौन कौन से फॉर्म में उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पहला अगर फॉर्म देखें तो फॉर्म का नाम है ITR1। ITR1 को हम एक और नाम से बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सहज के नाम से बोलते हैं। ये किसके लिए है? फॉर इंडिविजुअल। मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये इंडिविजुअल के लिए है। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, या तो उनका इनकम जो हो सैलरी का हो, ठीक है, सैलरी का हो, या फिर 1 हाउस प्रॉपर्टी, मतलब या तो उनका सैलरी हो या फिर उनका कोई हाउस प्रॉपर्टी हो। हाउस प्रॉपर्टी एक ही होना चाहिए, कोई उनका लॉस नहीं होना चाहिए, या फिर अदर सोर्स में इंटरेस्ट का हो, है ना, उसमें भी इसका कोई लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस अगर इसमें कोई लॉस है तो ITR1 फाइल नहीं कर सकते। अगर लॉस नहीं है तब वो ITR1 फाइल करेंगे। लेकिन इसमें भी क्या है, अदर सोर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये विनिंग वाला नहीं होना चाहिए, जो लॉटरी का इनकम होता है, हॉर्स रेस का होता है, वो नहीं होना चाहिए। और वो इनकम 50 लाख, टोटल जो इनकम होना चाहिए वो अप टू 50 लाख है, तो वो ITR1 फाइल कर सकते हैं obviously। ठीक है, however the form is not to be used for individual who is either director। अगर कोई बंदा डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो वो ITR1 फाइल नहीं कर सकता। हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, या तो उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना,
तब भी उसको नहीं कर सकता, या फिर कोई उसके पास लॉस हो हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, लॉस का ऊपर इसने बताया है, यहाँ पे उसके ऊपर देखोगे तो इसने बताया कि लॉस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इसने बोला कि इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। या फिर क्या बोला इसने, हैज टू फर्निश रिटर्न, या तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़े कहाँ पे, 7th प्रोविजो में 139 के, इसमें उसको रिटर्न अगर फाइल करना पड़ रहा है तब भी वो ITR 1 फाइल नहीं करेगा। 7th प्रोविजो का हमने ऊपर बात कर लिया था अभी, जो एक्सपेंडिचर पे डिपेंड कर रहा था, है ना। दूसरा है ITR 2। ITR 2 मतलब क्या, इसके ITR 2 को कौन फाइल करेगा, तो ये भी किसके लिए है, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। ये पहला वाला ITR 1 था किसके लिए, केवल इंडिविजुअल के लिए। ITR 2 जो है वो इंडिविजुअल एंड HUF दोनों के लिए है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अब ये इंडिविजुअल है और HUF है, तो वो बिजनेस या फिर प्रोफेशन कर रहा है प्रोप्राइटरशिप में, तो वो ITR 2 नहीं फाइल कर सकता। मतलब कि ITR 2 वही फाइल कर सकते हैं जो इंडिविजुअल एंड HUF जिनका कोई भी इनकम हो अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप। इसके अलावा कोई इनकम है तो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ITR 3 नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ITR 3। अब ITR 3 क्या है, ये उसके लिए है इंडिविजुअल एंड HUF, ये भी इनके लिए ही है ना। इसके लिए क्या है कि जिसका ITR 2 में कौन था, जिनके पास ये इनकम नहीं थी। अब ITR 3 किसके लिए है, जिनके पास इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का अगर इनकम है तो उनके लिए वो ITR 3 दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो ये उसके लिए बोला गया है कि जो इंडिविजुअल एंड HUF जिनके पास प्रोप्राइटरी बिजनेस से अगर ये है इनकम है तो वो ITR 3 फाइल करेंगे। ठीक है, अब बात करें ITR 4 का कि ITR 4 कौन फाइल करेगा। तो ITR 4 जो है उसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सुगम, इसको हम सुगम भी बोलते हैं। सहज किसको बोलते हैं, ITR 1 को सहज, एंड ITR 4 जो होता है वो सुगम होता है। अब ITR 4 कौन को फाइल करता है, तो ITR 4 करता है फॉर प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी प्रिजम्पटिव इनकम क्या होता है, तो आप अगर PGBP पढ़ोगे तो PGBP में आपको एक सेक्शन मिलता है 44AD। 44AD जो होता है वो प्रिजम्पटिव इनकम को बताता है, जो आपका टोटल टर्नओवर का 6% एंड 8% को हम इनकम बोलते हैं। अगर आपका बेसिक से अगर एक्सीड करता है तो हम उसको हम टैक्स के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि ITR 4 कौन फाइल करेगा, जिनके पास प्रिजम्पटिव इनकम हो। तो जो बंदे प्रिजम्पटिव इनकम अर्न कर रहे हैं वो ITR 4 फाइल करेंगे। हाउएवर द फॉर्म इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल। जो सेम पैराग्राफ लिख रहा है, जो पहले वाले में लिखा हुआ था कि वो डायरेक्टर होगा तभी ITR 4 नहीं फाइल करेगा, या फिर उसने कुछ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अगर उसने इन्वेस्टमेंट करी होगी जब भी वो फाइल नहीं कर पाएगा, या फिर उसका कोई लॉस हो हाउस प्रॉपर्टी में जब भी वो रिटर्न ITR 4 को फाइल नहीं कर पाएगा। ये चीजें यहाँ पे दी हुई हैं इसमें ITR 4 के लिए। ठीक है, अब आते हैं, ये तो ITR 1, 2, 3, 4 हो गया। अब ITR 5। अब ITR 5 की बात करें तो ITR 5 कौन फाइल करेगा, तो फॉर पर्सन, अब ये पर्सन की बात बताई, फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF एंड कंपनी। कह रहा है कि इंडिविजुअल HUF एंड कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7, और वो पर्सन जो ITR 7 फाइल कर रहे हैं। अभी ITR 7 कौन से फाइल कर रहे हैं उसको हम नीचे एक बार देखेंगे। तो जो बंदे या तो वो इंडिविजुअल हो, HUF हो और कंपनी हो, या फिर पर्सन फाइलिंग ITR 7 वाले हैं, तो वो ITR 5 फाइल नहीं करेंगे। तो अब ITR 5 जो है वो कौन फर्निश करेगा, कौन फाइल करेगा, तो वो बंदे हैं। अब इसमें कौन आ गया, इसमें आ जाएगा फॉर्म, आ जाएगा AOP, BOI, ये सब आ जाएंगे इसमें ITR 5 में। ठीक है, ITR 6 क्या कहता है, ITR 6 कहता है फॉर कंपनीज। अब ये कंपनीज के लिए है ITR 6। अब कंपनीज में क्या कहता है, वो कंपनीज जो
सेक्शन 11 में अपना एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करती हैं। अब सेक्शन 11 में कौन सी कंपनी अपना क्लेम करती हैं जो भी एग्जेम्पशन है, तो कुछ ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्ट को सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन मिलती हैं। तो बेसिकली कहना चाहता है कि जो ट्रस्ट होती हैं वो सेक्शन जो ITR 6 है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये है। अब ITR 7 की बात करें तो ITR 7 कौन फाइल करेगा? तो फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), 139(4)(d एंड 139(4)(f। ये जो हैं, ये जो भी हैं, ये रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। ये ITR 7 यही बंदे फाइल कर सकते हैं। अब ITR ये 139(4)(a) क्या होता है, 4)(b) क्या होता है, 4)(c) क्या होता है, 4)(d), 4)(f) क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। बट मैं छोटा सा बताऊं तो 4)(a), 4)(b), 4)(c), 4)(d), 4)(f जो है वो उसके लिए होता है जो ट्रस्ट वगैरह हैं या फिर जो कॉलेज वगैरह होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं या फिर रिसर्च एसोसिएशन वाले होते हैं, तो वो जो होते हैं ना, उनको जो रिटर्न फाइल करना पड़ता है वो इस सेक्शन में फाइल करना पड़ता है। ठीक है, वो उस ITR 7 जो है वो कौन फाइल करेगा? जो कॉलेज वगैरह है या फिर जो रिसर्च कर रहे हैं वो फाइल करेंगे। ठीक है, या फिर जो ट्रस्ट वगैरह हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो होते हैं वो ITR 7 को फाइल करेंगे। अब ये एक और चीज दिया हुआ है, ये ITR 5 करके दिया हुआ है। ये ITR 5 क्या होता है? ये बेसिकली कोई फॉर्म, ये एक्चुअली ये ITR नहीं है, बेसिकली ये है क्या? ये है कि वेरिफिकेशन फॉर्म है। ये वेरिफिकेशन फॉर्म क्या कि जब आप डिजिटली फाइल करते हो अपने रिटर्न को, मैं आगे बताऊंगा, तो उसमें आप रिटर्न को फाइल कर दो विदाउट डिजिटल सिग्नेचर और उसके बाद आप ITR 5 फाइल कर देते हो। ठीक है, कह रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म, ये इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म है where the data of the aforesaid return of income has transmitted electronically without digital signature। मतलब कि आप रिटर्न अपना फाइल कर दिया आपने डिजिटल सिग्नेचर के बिना, और उसके बाद आपने ITR 5 फाइल कर दिया, अपना वेरिफिकेशन फॉर्म फाइल कर दिया, तो ये होता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आगे कि डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो किसको उसके थ्रू फाइल करना पड़ता है रिटर्न। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने हमें टैक्स पॉइंट करके दिया हुआ है जो ITR 1 एंड ITR 4 कौन नहीं फाइल कर सकता। ITR 1 एंड ITR 4, तो ITR 1 एंड ITR 4 कौन फाइल नहीं कर सकता? तो हमने पहले तो हमने देख ही लिया कि कौन फाइल कर सकता है। तो जो फाइल कर सकता है उसके अलावा जो बंदे होंगे वो फाइल नहीं कर पाएंगे ITR 1 एंड 4, सिंपल सा बोले तो। लेकिन जैसे उसने दिया हुआ है उसको एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं। क्या बोला उसने कि इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जिनके पास एसेट है आउटसाइड इंडिया, जो हमने पहले बात करी थी, जो आउटसाइड इंडिया, ये जो है ये परमानेंट वाले हैं, सॉरी कंपल्सरी वाले हैं, जो इनको कंपल्सरीली आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है, ये वो बंदे हैं। तो जिनको कंपल्सरीली फाइल करना पड़ेगा तो वो ITR 1 या ITR 4 के बारे में इनको मना किया गया कि ये जो है वो फाइल नहीं करेंगे। जो एसेट जिनका बाहर है या फिर उनका कोई अकाउंट बाहर खुला हुआ है जिनमें उनका साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर कोई और उनका कोई इनकम है जिनका सोर्स जो है वो इंडिया के बाहर का है, तो वो ITR 1 ITR 4 फाइल नहीं करेंगे। या फिर एक और बंदे हैं जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, रिलीफ क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 90, सेक्शन 90A, सेक्शन 91 में जो क्लेम कर रहे हैं उनको भी ITR 1 एंड 4 फाइल करना पड़ेगा, नहीं कर सकते। अब 90, 90A, 91 क्या होता है? तो ये उसमें आता है, डबल इनकम में आता है, जिसमें डबल टैक्सेशन जो होता है उसके लिए उनको कुछ रिलीफ मिलता है कि बाहर कुछ इनकम है, इंडिया में कुछ इनकम है, और दोनों जगह पे टैक्स अगर लग रहा है। तो कुछ कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया का एक एग्रीमेंट है जिनको हम बोलते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो अगर उनके उस कंट्री के साथ होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो SSC होते हैं वो रिलीफ क्लेम कर लेते हैं उसमें। तो अगर वो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो भी ITR 1 एंड ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि है एग्रीकल्चर इनकम,
जिनके पास एग्रीकल्चर इनकम है वो भी ITR 1 एंड ITR 4 फाइल नहीं करेंगे। अब कितने, अगर 5000 तक है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 5000 से ज्यादा अगर एग्रीकल्चर इनकम है, 5000 से ज्यादा वैल्यू का अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो भी वो ITR 1 एंड 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है कि हैज इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBAA, राइट। क्या है कि अगर कोई इनकम है, अब ये सेक्शन 115 BBAA जो है वो इनकम टैक्स का ही है, जो कि कहता है कि अगर डिविडेंड इनकम के बारे में बात करता है कि अगर 10 लाख तक अगर डिविडेंड इनकम है, जो कि अगर इंडियन कंपनी से मिल रहा होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन 10 लाख से ज्यादा तक कर होता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो अगर वही कह रहा है कि अगर 115 BBAA में अगर कोई इनकम टैक्सेबल हो रही है तब भी वो ITR 1 एंड 4 को फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि अगर सेक्शन 115 BBE का अगर इनकम है तब भी वो 1 एंड 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब 115 BBE क्या होता है? ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में सेक्शन है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे 60% का वो लगता है, जो टैक्स रेट है, नॉर्मली फ्लैट रेट है, 60% का उस पर टैक्स रेट लगता है। तो ये उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर या फिर कह रहा है कि 1 एंड 4 वो भी फाइल नहीं कर सकते जो कि डायरेक्टर है, जो कि पहले भी हमने बात करी कि डायरेक्टर है या फिर उसने इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो भी बंदे यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते, या फिर उनका कोई लॉस वगैरह हो तो वो भी वो फाइल नहीं कर सकते। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है तब भी वो नहीं कर सकते। और हाउस प्रॉपर्टी का उन्होंने कोई कैरी फॉरवर्ड उन्होंने कोई लॉस करा हो, जब भी वो ITR 1 एंड 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्म के बारे में कि कौन सा फॉर्म है जिसको कौन सा एसएससी फाइल करेगा, ये उसके बारे में। ठीक है, अब है कि अब जो फॉर्म है वो उसको कैसे फाइल करेंगे हम, मोड ऑफ फर्निशिंग क्या है। तो मोड ऑफ फर्निशिंग में यहाँ पे दिया हुआ है पेपर रिटर्न। पेपर रिटर्न ऑफलाइन में कर सकते हैं कि पेपर रिटर्न है, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न विद डिजिटल सिग्नेचर। एक इलेक्ट्रॉनिकली, अब तो बेसिकली सारे लोग इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं और करना ही चाहिए। अब आगे बात करेंगे कि किसको कैसे फाइल करना पड़ता है रिटर्न को। तो ये तो बस मोड बता रहा है कि ये मोड है, इसी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन हम आगे ये बताएगा कि जो ये मोड है वो कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो पहला इसने क्या बोला कि रिटर्न, पेपर रिटर्न। सेकंड क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न विद डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिकली करो और डिजिटली सिग्नेचर करना पड़ता है। उसके बाद कह रहा है कि या तो आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटिंग द डेटा इन द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न इन द ITR 4, ITR 5। जो पहले हमने क्या बात करा कि जो ITR 5 था वो क्या था कि या तो आप विदाउट डिजिटल सिग्नेचर रिटर्न को फाइल कर दो और उसके बाद आप रिटर्न को वेरीफाई कर लो अपने ITR 5 फाइल करके, ये था। तो हमने पहले बात कर रखी है इसकी। उसके बाद एक और चीज़ है जो बेसिकली सारे लोग ऐसे ही करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली द रिटर्न अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इसके थ्रू आप रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्या बात करें, अगला हम ये देखेंगे कि कौन कौन से बंदे हैं, कौन जो पर्सन होते हैं वो किस मोड में उनको करना पड़ता है और उनका कंडीशन क्या है। तो डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो कंपनी हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, इनको तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही फाइल करना पड़ता है। ठीक है, और जो कुछ है, जो फॉर्म है, LLP है या फिर इंडिविजुअल HUF है, इनको बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है। वो कौन से होते हैं, जिनका अगर ऑडिट होना है, मतलब कि अगर वो 44AB में कवर्ड हैं, तब उनको अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज करके ही अपना रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। ठीक है, और जितने भी बाकी जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ता है। जो भी रेजिडेंट हो, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और रेजिडेंट HUF जो कि नॉट ऑर्डिनरी हो। उससे कह रहा है कि इफ ही और इट हैज एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया, अगर उनका इनकम है तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ता है। डिजिटल साइन का जरूरत पर अगर उनका है तो करना है, वरना कोई वो नहीं है। और साइनिंग अथॉरिटी जैसा कि था परमानेंट वाले में, उनके लिए है ये।
ठीक है। एनी पर्सन जो 9090A 91 का क्लेम कर रहे हैं उनको भी फाइल करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली, इसी वाले में ये कवर हो जाएंगे। बाकी इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करें तो बिंग वेयर टोटल इनकम असेसेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन बिंग एन इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 80 years और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और हुज इनकम डज नॉट एक्सीड 5 lakhs एंड नो रिफंड इन क्लेम रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उनको ITR 1 and 4 में ऐसे फाइल जिनको जो कर रहे हैं वो किसी मोड में ही फाइल कर सकते हैं, और जनरली वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं, और कोई केस आ गया तो वो किसी भी मोड में जो बाकी जो ऊपर के जो 4 दिया हुआ है उसमें वो फाइल कर सकते हैं। बाकी अब निजी तो हो गए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइल कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसमें हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। बेसिकली आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर लेना ये क्या है। इसमें आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम डालोगे, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ता है, जो स्टेप दिए हुए हैं उसको फॉलो करके। ठीक है, ऐसे आपको रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। ठीक वैसे यहाँ पे 1 and 4 का दिया हुआ है। 1 and 4 जो ई फाइलिंग कैसे करना है उसके लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना पड़ता है। फिर आप पहले इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करते हो, फिर कौन से असेसमेंट ईयर के कर रहे हो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर ITR 4 का जो ITR का जो फॉर्म है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे ही उसके बाद आपको उसमें इनकम को फिलअप करके फिर उसके बाद आप सबमिट कर देते हो। ये चीज़ होता है उसमें। फिर एक और चीज़ होता है 26A स्टेटमेंट। क्या होता है उसमें, जो भी आपका टैक्स का होता है उसमें सारा ब्रीफ दिया होता है, जो ये ईयरली बेसिस पे आपको उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। 26A में कौन कौन चीज़ें दी हुई होती हैं, तो उसमें क्या होता है एडवांस टैक्स दिया होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया होता है, सारे जो भी टैक्सेस जो होते हैं टैक्स का हो या फिर TDS TCS रिफंड वगैरह, जो भी हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन 26A में दिया होता है। ठीक है, और 26A को भी आपको डाउनलोड करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना पड़ता है। फिर माई अकाउंट में जाके आपको 26A पे आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है इसको। असेसमेंट ईयर का आपको निकालना होता है। उस पे जाके आपको आप चाहो तो इसमें टेक्स्ट में PDF में जैसे चाहो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर देखना हो तो व्यू पे क्लिक करो, और आपको डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड पे क्लिक करके आप उसको 26A को अपने ले सकते हो। ठीक है, ये होता है। आप या फिर वहाँ से ना करके आप बैंकिंग पोर्टल से भी आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो। अब ये चीज़ें दी हुई हैं कि फंक्शनैलिटीज अवेलेबल एट ई फाइलिंग पोर्टल। अब ई फाइलिंग पोर्टल पे क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, तो वहाँ पे 26A से देख सकते हो आपने कौन सा रिटर्न फाइल कर दिया। ठीक है, उसके बाद टैक्स क्रेडिट मिसमैच, हर एक चीज़ आपको टैक्स रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाती है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रेक्टिफिकेशन का, ठीक है, या फिर आपको आधार लिंक करना हो, रिफंड का रिक्वेस्ट आपको रेज करना हो, है ना, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो डिजिटल साइन का, या फिर उसको अपडेट करना हो, ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना हो, हर एक चीज़ें आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे आपको मिल जाती है। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आता है कि जो भी रिटर्न है, अभी तो हमने ये पता लगा लिया कि हमें किसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, कब, ये भी लगा लिया कि किस बंदे को कौन सा रिटर्न कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि किस टाइम पे फाइल करना पड़ता है। जो भी बंदे हैं उनको कौन से बंदे को किस टाइम पे उनका ड्यू डेट क्या होता है, उनको ड्यू डेट बोलते हैं कि किस ड्यू डेट उनका ड्यू डेट क्या है। तो आप देखोगे तो रिटर्न शुड बी फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट का मतलब देखोगे तो क्या कह रहा है कि जो असेसी है, वेयर द असेसी रिक्वायर्ड टू फर्निश, अब जिसको फॉर्म 3CEB में अगर जिसको रिपोर्ट देना हो फॉर्म 3CEB में, उनको 30 नवंबर तक अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब ये फॉर्म 3CEB क्या होता है, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब करते हो तो उसमें CA के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है, तो उसी रिपोर्ट को फॉर्म 3CEB में दिया जाता है। तो अगर वो एसएससी को देना है तो उसको 30 नवंबर तक देना पड़ता है। अगर आप ये फॉर्म नहीं देते हो फॉर्म 3CEB तो उसका 1 लाख का पेनल्टी भी होता है।
तो इसलिए उसको देना पड़ता है, और उसका ड्यू डेट क्या होता है 30 नवंबर है। ठीक है, कुछ और है जिनके पास इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं होते, जिनके पास नहीं है, वेयर द एसएससी इज अ कंपनी, अगर वो कोई कंपनी है और उनके पास कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है वो 31 अक्टूबर तक करना पड़ता है। ठीक है, और ये कुछ और हैं जिनका कोई और, अगर मान ये तो हमारे पास 2 हो गए हैं, ये तो बस हमने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात करी कि जिनके पास फॉर्म 3 फाइल करना है वो 30 नवंबर को, और जो कंपनी के पास इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है उनको 31 अक्टूबर तक करना है। लेकिन कुछ और एसएससी हैं जिनको वेयर अकाउंट्स ऑफ द एसएससी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। अब यहाँ पे मेनली क्या है कि कोई भी एसएससी हो, अगर उसमें ऑडिटेड का आ गया ना कि रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, अब ये चाहे यहाँ पे हो या फिर आप कोई भी देख लो ना, रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, अगर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड आ गया ना तो आपको 31 अक्टूबर तक आपको करना ही करना है। जो भी आपका रिटर्न है वो 31 अक्टूबर तक आपको फाइल कर देना पड़ता है। और एनी अदर केसेस, कुछ और केसेस में क्या है 31 जुलाई तक आपको करना पड़ता है। अभी इसमें सारे आ जाते हैं, इंडिविजुअल आते हैं, मेनली इसी में आते हैं, 31 जुलाई में मेनली सारे के सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास लास्ट क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्या है कि फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो टाइम से तो सेक्शन 234F का आपको क्या करना पड़ता है, पेनल्टी आपको देना पड़ता है। अगर आपने रिटर्न जो फाइल कर रहा है वो लेट से फाइल कर रहा है, ड्यू डेट के अंदर अगर फाइल नहीं किया तो क्या है कि वेयर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139। अब यहाँ पे सेक्शन 139 ही बोला है। ठीक है, 139 में बहुत सारे सब सेक्शन है, सबसेक्शन 1 है, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही बहुत सारे हैं जिनका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेनली इसने क्या बोला कि अगर 139 को अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो, उस जो ड्यू डेट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप फाइल नहीं करते हो तो आपको जो है इसी इतने फी आपको देना पड़ता है। वो फी डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है ना। अगर आपका टोटल इनकम जो है वो 5 लाख को एक्सीड नहीं करता, अगर जो आपका टोटल इनकम है डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको 1000 का आपको देना पड़ता है, फी देना पड़ता है 1000 का। अगर आपका 5 लाख से एक्सीड करता है ना, अगर एक्सीड्स 5 लाख तो उसमें हम 2 चीज़ें देखते हैं। पहला कि इफ द रिटर्न इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, क्या आपने जो आपका असेसमेंट ईयर था उसके 31 दिसंबर के पहले अपने रिटर्न को फाइल कर दिया। अगर आपने उसके पहले फाइल कर दिया तो आपको 5000 का फी देना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको 10,000 का फाइन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करा। आईटीआर के बारे में देखा, आईटीआर के कितने होते हैं, किस एसएससी को कौन सा आईटीआर फाइल करना पड़ता है, उनका ड्यू डेट क्या होता है, कौन से एसएससी होते हैं जिनको मैंडेटरी होता है रिटर्न फाइल करना इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, और कुछ अगर फाइल नहीं किया विद इन ड्यू डेट तो क्या होता है फीस, इन सब चीज़ों के हमने बारे में बात करी। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर क्या हम लेट से रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर हम क्या उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, उसके हर एक चीज़ के बारे में, या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं या फिर ट्रस्ट जो है, बिजनेस ट्रस्ट है या फिर कॉलेज वगैरह हैं, वो अपना रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उसके बारे में मैं उसमें बात करूँगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताओ और शेयर करो दूसरे लोगों के पास भी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत ही थोड़ा टफ तो नहीं है लेकिन बहुत ही लेंदी है। आपको पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।